Assalamu alaikum students. This is Hanan Khalid from the CSS Navigator, veteran CSS mentor, and today we are going to do the India-Pakistan conflict Pahalgam lecture. तो इंशाल्लाह ये लेक्चर आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इवन सम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ सोशोलॉजी आपको उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। डेमो लेक्चर है बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड हेल्प यू आउट विद दिस लेक्चर। तो इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी एंड इंशाल्लाह आप एट द एंड यू आर गोइंग टू से विद योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग के सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया और सर माशाल्लाह बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं इवन द डेमो लेक्चर। तो बाकी हम लाइव क्लास इंशाल्लाह लेंगे जब हमारे स्टार्ट होएगा फुल सेशन। बट फॉर डेमो लेक्चर लेट्स स्टार्ट टुडे। पहलगाम इंसिडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द पहलगाम इंसिडेंट। आप में बहुत सारे लोगों ने पहलगाम के बारे में सुना, पहलगाम की वजह से इंडिया पाकिस्तान में जंग हो गई, एवरीथिंग हैपन एंड ऑल दैट। लेट्स स्टार्ट विद द करंट इशू। करंट इशू से स्टार्ट करते हैं। मसला स्टार्ट हुआ कहाँ? मई के स्टार्ट में इंडिया का इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर उस इलाके के अंदर, वहाँ पे पहलगाम इलाका का पहाड़ी इलाका है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे गाड़ी से एक्सेस नहीं हो सकती। इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत खूबसूरत जगह है। बट द थिंग इज़ वहाँ से गाड़ी से एक्सेस नहीं होती, यू हैव टू ट्रैवल, आपको जाना पड़ता है अपने यानी कि व्हाट्स इट कॉल हाइकिंग वगैरह करके। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, दोपहर के टाइम वहाँ पे छः लोग आए एंड छः लोग आए, उन्होंने फायरिंग की और टोटल 29 पीपल को उन्होंने मार दिया। 26 या 29 समथिंग लाइक दैट, द फिगर इज आउट ऑफ कमिंग आउट ऑफ माई माइंड, इट्स नॉट इन माई माइंड राइट नाउ। तो 26 या 29 लोग थे, उनको मार दिया गया। इंडिया में शोर मच गया एवरीथिंग कि ये टेररिस्ट अटैक हुआ। बट द थिंग इज, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। इंडिया ने आधे घंटे बाद FIR काट दी, और ये बात आप पेपर में लिख सकते हैं, इट विल हेल्प यू आउट इन द एग्जाम्स टू। How can you do the first investigation report after just 30 minutes of the incident? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्रिमिनोलॉजी के एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद होती है। उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट कर लिया कि 4 लोग पाकिस्तान से आए थे और आधे घंटे बाद FIR काट दी गई इंसिडेंट के, 2 घंटे फायरिंग करते रहे और वो पाकिस्तान वापस भी चले गए। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? आप थोड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ी सेंस यूज़ करें। पेपर में आर्गूमेंट देना होता है ना, पर्चे में लिखिएगा ये बात भी, मुझे बताइएगा भी कि आप भी मुझे मैसेज जब हम क्लास करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, सेंस बनती है इस बात की। 4 लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए फेंस टॉप के। इट्स नॉट ओनली जस्ट लाइक अ फेंस के टॉप के कोई भी आ जाए, इट्स इलेक्ट्रिक, समटाइम्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फेंस होते हैं और समटाइम्स इट्स लाइक 20 फीट टॉल, दैट 20 फीट टॉल, ऊपर बार्ड वायर्स लगी होती हैं जो हम क्रॉस करना, इट्स लिटरली वेरी वेरी हार्ड। 4 लोग वहाँ से टॉप के आए, इंडिया के अंदर आए, जम्मू वाले इलाके में, आज़ाद कश्मीर से आए, जम्मू के अंदर घुसे, 200 किलोमीटर ट्रैवल किया, पहलगाम तक पहुँचे और 26 या 29 लोगों को मार के वापस चले गए। मुझे बताएं, आर्गूमेंट अगर आप पेपर में देंगे, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ फेलिंग वेरी डिप्लोमेटिकली ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट। इंडिया बहुत ज़्यादा फेलियर कर रहा है इस बात से, बिकॉज इंडिया इस वक्त सफ़र कर रहा है, इंडिया के पास कोई प्रूफ नहीं है। अब ये आर्गूमेंट आप पेपर में दे सकते हैं कि किस तरह चार लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी साइड से है, 2 लोग हमारे कश्मीर के थे, जम्मू के इलाके के मिलिटेंट लोग थे, रेडिकल वो जो होते हैं फ्रीडम फाइटर्स जिन्हें हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे आर टेररिस्ट। बट इवन इफ़ दे आर टेररिस्ट, द थिंग इज़, मुझे बताएं कि 4 लोग किस तरह आए और 6 लोगों ने मिलकर 2 घंटे फायरिंग की। 8 मिलियन इंडियन मिलिट्री इज़ ऑक्यूपाइंग जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। 8 मिलियन, यानी कि कोई आई थिंक कोई 8 लाख के करीब वहाँ पे उनकी फ़ौज वहाँ पे डिप्लॉयड है इंडिया के अंदर। इट्स 800,000, मैंने 8 मिलियन कह दिया, बट क्लोज टू 1 मिलियन। सो मुझे बताएं ज़रा, 8 लाख फ़ौजी वहाँ पे तैनात है, 3 लाख फ़ौजी पहलगाम में तैनात हैं। दे आर ओवर देयर, दे आर हैव अ ह्यूज व्हाट्स इट कॉल हेडक्वार्टर्स एंड एवरीथिंग। उनको पता नहीं चला 2 घंटे फायरिंग होती रही है। चलें, दैट्स द बेसिक आर्गूमेंट। अब उसके बाद इंडियन रिएक्शन क्या है जी? इंडिया वालों ने सबसे पहले इंडिया फॉर टेररिस्ट सस्पेंड की विदाउट, इट्स इंटरनेशनल व्हाट्स इट कॉल इंटरनेशनल पैक्ट, वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर है। इंडिया ने अपनी तरफ से ही कहा कि हम इसको एब्रोगेट करते हैं, वी आर लाइक गेटिंग आउट ऑफ इट, हम इससे निकल रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। इस लाइक जैसे इंडिया वेट कर रहा था कि कुछ होए और हम बस निकल जाएं इससे। तो टेल मी समथिंग, मुझे बताएं, क्या हम पाकिस्तान वाले IMF से मायदा करके छोड़ सकते हैं उसे? लास्ट टाइम one of our PM did this and we faced brutal consequences. पाकिस्तान डिफॉल्ट के पास चला गया था
दैट्स अनदर मैटर, उसके बारे में इंशाल्लाह हम इकोनॉमी के लेक्चर में बात करेंगे। बट मुझे बताएं कि इंटरनेशनल बॉडीज और इंटरनेशनल जो चीज़ें चलती हैं उसके अंदर हम वर्ड्स वन साइडेड, वन पार्टी, क्या ऐसे कह सकती है कि हम यूएन को छोड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें? इट्स नॉट पॉसिबल। इंडिया ने ऐसा किया। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ लाइक द लवर चाइल्ड ऑफ अमेरिका राइट नाउ, और इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ कंटेन चाइना पॉलिसी, और इंडिया रीजनल हेजिमोन बनना चाह रहा है। तो उसने सबसे पहले तो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी एब्रोगेट कर दी। हम इंडस वाटर ट्रीटी से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम डैम्स बनाएंगे, हमारा जो दिल करेगा हम करेंगे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। दैट्स अनदर लेक्चर। वाटर इश्यूज, इंडस वाटर ट्रीटी का कि किस तरह हमारे पास ICJ, इंडस, चिनाब एंड झेलम हमारे पास आते हैं, RBS, रावी, ब्यास एंड सतलुज इंडिया के पास जाते हैं, और वर्ल्ड बैंक की जो 1960 में पैक्ट बना था उसके मुताबिक ये हमारा ये सिस्टम चलता है इंडस वाटर ट्रीटी का। तो इंडिया ने सबसे पहले ऐलान किया, हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर रहे हैं, हो गया, एब्रोगेट हो गया। सेकंड बात उन्होंने की जी कि हम पाकिस्तान के टेररिस्ट के ठिकानों पे हम ये, उनके मुताबिक लश्कर तैयबा का कोई व्हाट्स इट कॉल, कोई आउटफिट था, कोई आउटलेट था, उसका ताल्लुक है। बट इफ़ यू लुक हिस्टोरिकल, लश्कर तैयबा हैज़ बिन बैंड इन पाकिस्तान, लश्कर तैयबा हैज़ बिन लिटरली डिमिनिस्ड, उसको बिल्कुल टोटली उसका जो हेड एंड हाफिज सईद एंड एवरीथिंग, दे हैव बिन टोटली रिमूव फ्रॉम द पब्लिक स्फीयर, उनको जेल में रखा गया एंड एवरीथिंग, दे हैव बिन गॉन, लाइक उनको टोटली क्रश कर दिया गया। बट वो कह रहे थे लश्कर तैयबा का कोई आउटफिट था, और लश्कर कोई जैश समथिंग लाइक दैट, उस तरह कोई नाम उन्होंने अपनी तरफ से बनाया माशाल्लाह से। तो वो उन्होंने कहा उसी का कोई आउटफिट था। तो उन्होंने लश्कर तैयबा के ठिकानों पे, हमारे यहाँ पे कुछ इलाकों पे, बावल नगर और कुछ हमारे मंडी बाउद्दीन के इलाके, कुछ हमारे साहिबाल के इलाके, और फिर उन्होंने अटैक करना शुरू किए, डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स की। मिसाइल स्ट्राइक्स हो गई, हमारे कई सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हुई, बट इट वॉज हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर उन्होंने अटैक किया, हमारी सॉवरेनिटी को उन्होंने बिल्कुल वायलेट किया और मिसाइल स्ट्राइक्स कर दिए, सिंपल। उसके बाद मसला स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहा जी यही बात नहीं है कि हमारी अब मर्ज़ी है, हम अब पाकिस्तान हमें अटैक करेगा तो हम पाकिस्तान में प्रीएम्प्टिव अटैक करते रहेंगे। ये पाकिस्तान का लेसन है, एक न्यू नॉर्म बनाने की कोशिश की उन्होंने। तो इस लिहाज से उन्होंने माशाल्लाह से फिर अपने जहाज़ भी भेज दिए, अपने मिसाइल स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए, हमारी एयर बेसिस पे स्ट्राइक्स करना, नूरहान एयर बेस एंड एवरीथिंग, दे स्टार्टेड। मिसाइल स्ट्राइक्स इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके जहाज़ वगैरह अंदर आने की कोशिश की बट नहीं आ पाए। बट द थिंग इज़, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो राफेल जेट्स हैं एंड एवरीथिंग। तो राफेल की कहानी तो आप सबको माशाल्लाह से पता ही होगी, राफेल के साथ क्या हुआ है। जो राफेल जेट्स फ्रांस के, दे आर ब्यूटीफुल जेट्स, दे ब्यूटीफुल फाइटर जेट्स, दे आर अमेजिंग पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, बट चलाने वाले अच्छे नहीं थे उनके। तो राफेल जेट्स ने पाकिस्तानी एयर स्पेस की वायलेशन करना शुरू की, पास आए पाकिस्तानी एयर स्पेस के। उनका पंजाब एरिया, जब हमारे पंजाब के साथ साथ जब वो आ गए, जब वो बिल्कुल जब दरमियान में आ गए, तो पाकिस्तानी फाइटर्स ने उनको इंटरसेप्ट किया, उनके फाइव राफेल जेट्स गिरा दिए। और हमारे JF-17 थंडर, इवन चाइना टेक्नोलॉजी इज टोटली ऑन द राइज राइट नाउ। राफेल के स्टॉक मार्केट ऐसे प्लमेट हो गई है बहुत बुरी तरह। इफ़ यू लुक, यू कैन गूगल इट एंड यू कैन चेक इट आउट, किस तरह राफेल न्यूज़ में सारा फैलता रहा। इंडिया पहले मानने से इनकारी रहा एंड एवरीथिंग, कन्वेंशनल वार स्टार्ट हो गई। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कन्वेंशनल वार एक तरह स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी हमारे एयर स्पेस की वायलेशन की, हमने भी उनके एयर स्पेस की वायलेशन की, हमने उनके ठिकानों पर जाकर हमला किया, उन्होंने हमारे ठिकानों पर हमला किया, हमने उनकी कई एयर बेसिस तबाह कर दी, हमने उनके कई वर्स इट कॉल्ड मिलिट्री बेसिस तबाह कर दी, हमने उनके कई कहते हैं वर्स इट कॉल्ड जो फौजी अड्डे हैं वो तबाह कर दिए, हमने तबाह लिटरली, हमने वहाँ पे जाके अपने एयर स्पेस उनकी वायलेट करके एयर डिफेंस सिस्टम हमने उनका तबाह कर दिया। S-400 फ्रॉम द रशिया से जो उन्होंने कहते हैं स्पेशली लेके आए थे, हमने उसको तबाह कर दिया उनके। तो वहाँ पे मसला बढ़ गया जी, फिर बात जा रही थी न्यूक्लियर वार की तरफ। अब आए मिस्टर ट्रंप। मिस्टर ट्रंप बीच में आए, उन्होंने सीज फायर करवा दी। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स को थोड़ा सा ना आपके लिए री इवेल्यूएट एंड एवरीथिंग लाइक रिवाइज करवा रहा हूँ कि व्हाट हैपेंड। कि कई बच्चे होते हैं कि वो सिर्फ थोड़ी बहुत बात को समझते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पूरी बात को रिवाइज करना चाहिए, पेपर में पूरा आर्ग्यूमेंट देना है। यू हैव टू गिव द फुल आर्ग्यूमेंट टू गेट द फुल मार्क्स, अदरवाइज यू नॉट गोइंग। पहले करंट इवेंट्स पे, फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स पे जाएंगे हम। सो मिस्टर ट्रंप साहब बीच में आए जी, उन्होंने कहा कि हम सीज फायर का ऐलान करते हैं। कौन कौन तैयार है? इंडिया तैयार हो गया, पाकिस्तान भी तैयार हो गया। तो वाई डिड दे गो टू सीज फायर? क्वेश्चन, आप लोग बताएं, सीज फायर की तरफ क्यों तैयार हुए? इंडिया जब कन्वेंशनल वारफेयर कर रहा था और कह रहा था हम जीत रहे हैं और उनकी आर्मी भी हमसे ज़्यादा है और सब कुछ अगर इंडिया के फेवर में, लेट्स से इवन इफ इट वाज गोइंग इन द फेवर ऑफ इंडियन आर्मी,
Why did India negotiate and was okay with the ceasefire? The reason is nuclear deterrence. ये लिखिएगा, ये साल लिखते रहिएगा पॉइंट्स. Nuclear deterrence. Deterrence is a concept of international relations. When you deter something, कोई चीज़ आ रही हो उसको आप deter करते हैं. It's a concept of simply power horse power. Power को रोकती है. ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट है और ये इट्स ओनली नॉट इन न्यूक्लियर डेटरेंस कि किसी चीज़ को रोकने के लिए आपके पास उतनी ही पावर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए. पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द डेटरेंस कॉन्सेप्ट पाकिस्तान हैज़ 3 C's: कैपेबिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन एंड अनदर वे. पाकिस्तान के पास तीनों चीज़ें हैं जो पाकिस्तान करता है. पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स भी है, पाकिस्तान के पास व्हाट्स इट कॉल नेवी भी है, पाकिस्तान के पास सबमरीन्स भी हैं जो कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह लॉन्च कर सकती हैं. तो पाकिस्तान हैज़ एवरी ऑप्शन. सो द बेसिक थिंग इज़ अगर न्यूक्लियर जंग लग जाती, अगर हो जाती न्यूक्लियर वॉर, पाकिस्तान वुड हैव डिस्ट्रॉयड इंडिया टू. अगर इंडिया हम पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करता, हमारे पास उसका जवाब देने का पूरा हक था और हम कर भी सकते थे. हमारा स्ट्राइक कैपेबिलिटी है. दैट्स वाई इंडिया इज अफ्रेड. ये पॉइंट्स लिखिएगा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वेरी क्रूशियल पॉइंट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स. सो दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर योर एग्जाम. बिकॉज अगर हम सिंपल बातें कर दें, ये इंडिया ने पे हमला किया, हमने उन पर हमला किया, लाइक दिस इज CSS सिविल सर्विसेज. लाइक आपने सुपीरियर सर्विसेज में जाना है तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए. ऐसे नहीं CSS पास होता. CSS पास करने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारे पॉइंट्स देने पर क्या आर्गूमेंट को डिफेंड करना पड़ता है. तो बेसिकली ये सारी बातें हो गई. और डेटरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है जी? अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन. इंडिया को पता था कि हमने अगर एक बार न्यूक्लियर स्ट्राइक की या एक हद से हम ज़्यादा चले गए तो पाकिस्तान अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के तहत उनको डिस्ट्रॉय करना ही करना है. हम तो गए ना, वी आर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. हमने उनको डिस्ट्रॉय करना ही करना है. अश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन. एक न्यूक्लियर बॉम्ब चल गया, इट कैन स्पार्क ऑफ अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. साथ चाइना है, साथ ही ईरान है, साथ ही और कंट्रीज है, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ऑल दैट. दे डोंट हैव न्यूक्लियर पावर. बांग्लादेश, श्रीलंका उनकी न्यूक्लियर पावर नहीं है. देयर आर ओनली 9 countries which have nuclear capabilities and Pakistan is the only Islamic country. तो सबको पता होगा, only Islamic country in the whole world. But the thing is it matters. ये मैटर करता है. बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है. इट्स अ वेरी बिग थिंग. सो अब हम चलते हैं बैक टू द पॉइंट. सीज फायर हो गया, एवरीथिंग कॉम डाउन. मोदी ने सीज फायर की. हमने सुना वायलेशन वगैरह में बॉर्डर स्क्रिमिशेस होते रहते हैं, बॉर्डर पे फायरिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन कोई एयर स्पेस वायलेशन कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई. एवरीथिंग कॉम डाउन, एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल. बट एक चीज़ जो बहुत बुरी तरह गिरी है वो इंडियन क्रेडिबिलिटी है और इंडियन इकोनॉमी है और इंडिया के राफेल जेट्स है. So that's what happened in the current issues, and that's how Pakistan survived a full-scale war between India and Pakistan, and how Indian hegemony cannot be ascertained right now. India जितनी मर्जी कोशिश कर ले, cannot become a regional hegemon right now because Pakistan has what's it called aligned with China. पाकिस्तान की alignment चाइना के साथ है. चाइना इज़ आवर गुड फ्रेंड. आज़रबाईजान हमारी हेल्प के लिए आया. हमारी हेल्प के लिए तकरीबन सारे ही आए थे. टर्की, अमेरिका, एवरीथिंग. इंडिया फेस अ डिप्लोमेटिक फेलियर ऑन एवरी फ्रंट. यूरोप कौन सा, अगर इंडिया किसी ने साथ दिया तो इसराइल ने दिया. मुझे बताएं. कुछ ड्रोन से एंड एवरीथिंग दे गॉट देम फ्रॉम इसराइल. बिसाइड्स किसी ने खुल के कहा कि नहीं ये इंडिया ने सही किया है? मुझे बताएं एनी अदर कंट्री बिसाइड्स इसराइल. उसका भी पॉइंट मैं बताऊंगा कि इसराइल क्यों हम इतनी हिमायत करते हैं, इंडिया क्यों इतना खुश है इसराइल से. इंडिया इज़ द ओनली एलाई ऑफ इसराइल राइट नाउ. इवन इन दिस करंट ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया ही सिर्फ कह रहा है कि चले इसराइल कर रहा सही कर रहा है. इसराइल जो फ़लस्तीन में भी कर रहा है वो भी सही कर रहा है. उसकी भी एक वजह बताते हैं. सो लेट्स गो टू द हिस्ट्री. अब ज़रा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं. वाई हैज़ इंडिया हैव हैड लाइक 3 wars, major wars with Pakistan? 1948 war, 1965 war, 1971 में भी इन्वॉल्वमेंट थी इंडिया की. फिर कारगिल वॉर भी हुई. मेजर वॉर्स की अगर बात करें तो यही मेजर वॉर्स थी जो 2025 में हुई हमारी. और अगर उससे पहले अगर देखा जाए थोड़ा बहुत स्क्रिमिशेस वगैरह चलते रहे हैं, काफ़ी क्लोज टू आ गए थे वॉर के हम. बट वाई, वजह क्या है? आप लोग कहेंगे वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ऑल दैट. बट वी हैव टू राइट द फैक्ट्स इन द पेपर. पेपर में हमने फैक्ट्स लिखने हैं, हमने बातें नहीं बनानी, हमने फैक्ट्स लिखने हैं, आर्गूमेंट्स देने हैं. और आर्गूमेंट्स किस तरह देंगे? बाय रीडिंग बुक्स एंड एवरीथिंग. यू हैव टू डू दैट. बट फिर मेरा क्या फ़ायदा? फिर मेरा फ़ायदा यहाँ पे ये है कि मैं बुक्स वगैरह जो अपने नोट्स वगैरह सब कुछ तैयार किए वो फिर मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ यहाँ पे. दैट्स माय जॉब.
And from Aisha Jalal to Maliha Lodi to Khalid bin Said, I'm going to give you quotes from everybody and give you an argument for your paper. आपको पता चले कि क्यों, वजह क्या है, हिंदू हमसे नफरत क्यों करते हैं. बेसिकली हिंदू हमसे नफरत हमारी स्टार्ट हुई थी, हमसे पहले थे. इफ़ यू गो बैक टू द 10th-12th सेंचुरी, अशोका एंड एवरीथिंग, उनकी जो उनके जो किंग्स वगैरह थे वो हिंदू थे, और हिंदू और रूल्ड ओवर द सब कॉन्टिनेंट. फिर हमारे आए मुगल्स. मुगल्स ने आके, मुसलमान मुगल्स, उन्होंने आके, द थिंग इज़, उन्होंने आके अपनी एक हेजिमनी बना ली वहाँ पे. मुगल्स ने, चाहे वो वर्सिट कॉल औरंगज़ेब होए, चाहे वो वर्सिट कॉल अकबर होए, चाहे इफ़ यू अगर गो बैक टू शाहजहाँ एंड एवरीथिंग, थे वो मुसलमान ही. चाहे वो हिंदुओं को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हो, उनको जिजिया वगैरह तो औरंगज़ेब ने लगाया था, वो एक अलग स्टोरी है, वो प्री पार्टीशन का एक अलग लेक्चर हो जाएगा. बट अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आपसे ज़रा सिंपल तरीके से. ये सारे किंग्स मुसलमान थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आए हों, चाहे वो कहते हैं सब कॉन्टिनेंट में हों या यहाँ के रहने वाले हों. दिल्ली बिकेम came under the power of Muslims until 17th century. अगर तरीके से देखा तो 16th सेंचुरी में जवाल शुरू हो गया था. बट हिंदू हमसे नफरत क्यों करते हैं, मेरा सवाल ये था. हिंदू मुसलमान बादशाहों को और मुसलमान की हुकूमत को जालिम हुकूमत के तौर पे देते थे. दे सॉ देम एज व्हाट्स इट कॉल्ड ऑप्रेसर्स. खालिद बिन सईद सेज, जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो हिंदुओं ने ब्रिटिशर्स के साथ अलाइन किया. क्यों किया? बिकॉज दे सॉ, उन्होंने देखा कि ये हमारे लिबरेटर्स हैं. हिंदू सॉ, ये पॉइंट लिखिएगा ज़रूर, हिंदू सॉ द ब्रिटिशर्स एज लिबरेटर्स एंड मुस्लिम्स एज ओप्रेसर्स. वहाँ पे फिर तहरीक, औरंगज़ेब ने जब ये इन पर जिजिया वगैरह लगाया, फिर तहरीक स्टार्ट हुई, सिखों की भी, हिंदुओं की भी. हिंदुओं की तहरीक जो अभी तक चल रही है, बीजेपी का अलाइनमेंट, जो सारा कुछ जो उनकी चीज़ चल रही है, सब बीजेपी की फाशिज्म अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स कहाँ से आती है? ये गोज़ बैक टू द औरंगज़ेब एरा. औरंगज़ेब एरा के साथ जा रही है बात. सावकार ने हिंदुत्व मूवमेंट स्टार्ट की. वहाँ से हिंदुत्व स्टार्ट काफ़ी देर पहले हो गया था. गीता के अंदर लिखा हुआ, गीता जो उनकी बुक है, कि अगर अपने एनिमी को, डू नॉट डू बैड टू योर एनिमी, बट इफ़ द एनिमी डज समथिंग बैड टू यू, तो आप उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं. सावकार ने उसको यूज़ किया कि डूइंग बैड टू योर एनिमी, उसको गलत यूज़ किया. उन्होंने लिखा ये नहीं हुआ था कि डूइंग बैड टू योर एनिमी, उसको मिस यूज़ किया उसने. उसने अपनी तरफ से बना लिया कि डूइंग बैड हमें अलाउड है. हमारी गीता हमें कहती है कि हमें अलाउ है, हम अपने एनिमी के खिलाफ गलत कर सकते हैं. गीता में ऐसा नहीं लिखा हुआ था. गीता में लिखा हुआ था डूइंग बैड टू योर एनिमी इज़ नॉट लाइक समथिंग. उसको चेंज किया उसने अपनी तरफ. वर्स इट कॉल, जैसे इफ़ यू गो बैक टू ओल्ड टाइम, जिस तरह तोरा और बाइबल को जिस तरह ये चेंज किया गया था बाय पास्टर्स एंड एवरीथिंग, ये जो इंग्लिश टीचर्स और सारे थे, उन्होंने चेंज किया था. इस बात अल्लाह ताला कुरान पाक नाजिल किया. कुरान पाक के अंदर भी आप देखें, सबसे पहले जो हमारी सूरतें हैं, सबसे पहली बात अल्लाह ताला बनी इसराइल के बारे में बताता है, किस तरह बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के वर्ड्स को ट्विस्ट एंड टर्न करके अपने वर्ड्स बना लिए. तो सवाकार ने अपनी गीता चेंज की. थोड़ा सा मैं कहा ज़रा आपको इजी तरह समझ आए कि गीता क्या है और गीता को चेंज किस तरह किया. उसने वर्ड चेंज किए कि यू कैन डू बैड टू योर एनिमी. फिर उन्होंने बुक्स पब्लिश करना शुरू की एंड एवरीथिंग, स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर बुक्स एंड एवरीथिंग, दे शोइंग देयर, जो काली माता है उनकी, उनको दिखाया कि काली माता जी वहाँ से ये घोंसला तोड़ी है, घोंसले के अंदर मुसलमान है, मुसलमानों को तोड़ के अपने रिवर के अंदर फेंक रही है. तो वो रेसिज्म वहाँ से स्टार्ट हो गया था. रेसिज्म वहाँ से स्टार्ट हो गया. दे शोड काली माता इज़ ब्रेकिंग द नेस्ट ऑफ द मुसलमान. ये पॉइंट जरूर लिखिए, काली माता इज़ ब्रेकिंग द नेस्ट ऑफ द मुसलमान एंड थ्रोइंग इनटू द रिवर. और ये वहाँ की बुक्स में पढ़ाया गया. वहाँ से वंदे मातरम शुरू हुआ. वंदे मातरम वाज एसेंशियली रेसिस्ट. वंदे मातरम पे सर सैयद अहमद खान ने एहतजाज क्यों किया? इट वाज रेसिस्ट, इट वाज अगेंस्ट मुस्लिम्स, सिंपल. तो यहाँ से उनकी नफरत शुरू हुई. उन्हें अलाइन किया ब्रिटिशर्स के साथ. ब्रिटिशर्स के साथ अलाइन करने के बाद हमारा काम चलता रहा. फिर इसके बाद वो सारी इंडियन मूवमेंट, वो सारा वो लखनऊ पैक्ट, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी स्टोरी है. वो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान अफेयर्स में कवर करेंगे. बट मैं आपको बेसिकली एक आइडिया दे रहा था कि हमारी नफरत, हिंदुओं की नफरत हमारे साथ औरंगज़ेब एरा से स्टार्ट हो गई थी. 1857 की वॉर के अंदर मुसलमानों का नाम आया था, लेकिन हिंदू शामिल थे. बट वाई डिड हिंदूज गेट द बैकलैश? बिकॉज वो सिविल सर्विसेज में, व्हाट्स इट कॉल्ड, दे वर एम्प्लॉयड इन द सिविल सर्विसेज. उन्होंने सिविल सर्विसेज में अपना नाम ले लिया, मुसलमान पीछे हट गए. वो एक लंबी स्टोरी है कि मुसलमान पीछे क्यों हटे हैं. सैयद अहमद खान की इनलाइटनमेंट का एरा, वो एक अलग लेक्चर है. बट बेसिक थिंग इज़, वहाँ से इनकी नफरत स्टार्ट हो गई. फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एवरीथिंग, वो सारा किस तरह पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी रिवर्स करवाया किंग जॉर्ज के जरिए. तो हिंदूज हैव ऑलवेज हेटेड अस.
ये बात जान लें। और इस वजह से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ऑफ स्टॉक कौमी नज़रिया, इसी बेसिस पे पाकिस्तान बना और इसी बेसिस पे पाकिस्तान चल रहा है। और अगर अभी तक चल रहा है तो इसी वजह से चल रहा है, माने या ना माने। इफ़ यू से डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग नहीं पाकिस्तान ने पनप पाई, इसकी वजह है, उसकी वजह इंडिया हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू अनडू पाकिस्तान नो मैटर व्हाट। कश्मीर का इशू स्टार्ट हुआ, राजा हरी सिंह डोगरा एंड एवरीथिंग, वो भी एक माशाल्लाह से अलग लेक्चर है कि किस तरह कश्मीर का इशू स्टार्ट। डेमो लेक्चर में आई ट्राई टू प्रिसाइज थिंग्स एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। तो हरी सिंह डोगरा का वाला वाक़या हुआ एंड एवरीथिंग हुआ, फिर उसने कहते हैं वो हिंदू रहता था एंड मुसलमान वहाँ पे मेजॉरिटी थी। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से कुछ कबीले गए, उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान ने भी थोड़ी गलती की इस बात में कि पाकिस्तान ने उन कबीलों को अटैक करने के लिए तो भेज दिया, लेकिन उनको वापस नहीं बुला पाए एंड दे स्टार्टेड लूटिंग एवरीथिंग। दैट्स अनदर स्टोरी, वो कश्मीर इशू पे हम लद आएंगे। तो वहाँ पे फिर वो कश्मीर इशू स्टार्ट हो गया, अनफिनिश बिजनेस ऑफ पार्टीशन। मलिहा लोधी कहती हैं कि पाकिस्तान के इंडिया और पाकिस्तान की नफरत की एक वजह यह भी है अनफिनिश बिजनेस ऑफ पार्टीशन। क्यों? रेडक्लिफ लाइन जो हमारी ड्रॉ की गई थी, रेडक्लिफ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जून 3 एग्रीमेंट हुआ था हमारा, रेडक्लिफ अवार्ड जो हुए थे सर लॉर्ड माउंटबेटन के नीचे, लॉर्ड माउंटबेटन ने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। अब वो इंडिया वाले भी मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ धोखा, पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला, पाकिस्तान का हैदराबाद भी पाकिस्तान का लाइन करना चाह रहा था, फिरोजपुर भी पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था एंड मैनी अदर स्टेट्स वांटेड टू लाइन विद पाकिस्तान, लेकिन इंडिया ने उन पर फोर्सफुली कब्जा किया। तो एक तो ये अनफिनिश बिजनेस ऑफ पार्टीशन हो गया। दिस इज़ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। हिंदू हमसे शुरू से नफरत करते हैं, और ये बीजेपी की फाशिज्म अभी नहीं आई, ये चल रही है औरंगजेब एरा से। और वो अब थोड़ा आते हैं अब वाले सिनेरियो के पास, अब वो बनाना चाहते हैं अखंड भारत। अखंड भारत क्या है? ये एक न्यू टर्म होगी आपके लिए। अखंड भारत क्या है जी? अखंड भारत इज सिंपली टेकिंग बैक पाकिस्तान, टेकिंग बैक म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, बर्मा को भी वापस लेना जी, बांग्लादेश को भी वापस लेना, श्रीलंका भी हमारे बीच में कुछ शीशा चाइना का वो भी कुछ एरियाज हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह कुछ इलाके हैं, वो भी जी अखंड भारत बनाना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये इनकी आइडियोलॉजी है, ये इनकी गेम है, ये इनकी पूरी की पूरी रेसिस्ट, फाशिस्ट, रिलीजियस फर्वर, जीलॉट्स, एंड दे आर ट्राइंग टू डू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। देन इसमें कोई इतनी कोई बस इट कॉल कि कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, लेकिन बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वहाँ आई थी कि हमसे नफरत क्यों करते हैं। तो मैंने सारा वजूहत आपको बता दी। बीजेपी अभी नहीं बनी, बीजेपी बड़ी देर की बनी हुई है, बट द रेसिस्ट आइडियोलॉजी एंड एवरीथिंग इफ़ यू गो बैक तो पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह जब मैं पूरे लेक्चर्स दूंगा तो पूरी समझ भी आ जाएगी कि बीजेपी हमसे नफरत क्यों करती है एंड व्हाट इज़ देयर आइडियोलॉजी, व्हाट इज़ अखंड भारत, व्हाट इज़ हिंदुत्व, व्हाट इज़ वंदे मातरम। ये सब बातें क्या हैं, यह आपको इंशाल्लाह जब हम लेक्चर्स पूरे करेंगे तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। हिस्ट्री होगी, लेट्स गो टू अनदर पार्ट। अब थोड़े से हम थ्योरीज वगैरह की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द थ्योरीज दैट यू गोइंग टू राइट इन द पेपर, एक्सप्लेन करने के लिए इंडिया हमसे नफरत क्यों करता है और व्हाई इज मोदी एंड हिज पार्टी द वे दे आर एज दे आर राइट नाउ। सबसे पहले तो आप ज़रा लिखिए जॉर्ज ऑरवेल की थ्योरी। जॉर्ज ऑरवेल वॉज अ प्रोफाउंड राइटर, ही वॉज एन अमेजिंग राइटर, वो बड़ा ज़बरदस्त राइटर था। ही वॉज बेसिकली अ राइटर अबाउट फाशिज्म के बारे में से बड़ा सा एक्सप्लेन किया था। उसकी बुक एनिमल फार्म ज़रा अगर कभी टाइम मिला ज़रूर पढ़िएगा, या उसकी बुक व्हाट्स इट कॉल्ड 1984, वो भी ज़रूर पढ़िएगा। और उसके थोड़े से रेफरेंसेस मैंने बीच में से निकाले हैं आपकी मदद के लिए, मैं किस लिए हूँ। तो थोड़ी सी बात, एक पॉइंट लिखिएगा। एनिमल फार्म में कोट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर नॉट। एनिमल फार्म में ये हुआ था बेसिकली कि जानवरों ने अपना एक अलहदा सा एक बना लिया था फॉर्म वगैरह, यानी कि अपना अलहदा एक बना लिया कि हम जानवर हैं और हम ही सब, पिग्स वर एट द टॉप, नीचे हॉर्सेस वगैरह दूसरे जानवर वगैरह सारे नीचे, गधा सबसे नीचे आ गया था। फिर वहाँ पे रेसिस आइडियोलॉजी इस तरह उन्होंने बनाई कि पिग्स आर द बेस्ट एनिमल एंड दे आर, इट्स काइंड ऑफ फनी बात लगती है, बट इट इज़ अ फासिस्ट आइडियोलॉजी जो हिटलर ने यूज़ की थी, जो मोसलिनी ने यूज़ की थी, जो ट्रंप यूज़ करता है। इट्स बेसिकली ऑल मैन आर इक्वल बट सम मैन आर नॉट। सब लोग बराबर हैं लेकिन कुछ लोग बराबर नहीं है। उसकी वजह क्या है जी? वाइट सुप्रेमेसिस्ट, रेसिस्ट और आपकी आइडियोलॉजीज़ वगैरह के हम लोग ही हैं, जो हम, जिस तरह मोदी कहता है हिंदूज, एक जो ब्राह्मण है जो हिंदू हैं, जो एक उनकी एक रेस है, कास्ट है, वो कहते हैं हिंदूज आर एट द टॉप। फिर उसके बाद उसके अंदर भी वो कास्टेज बनाई हुई हैं, शूतर, ये वो, उनके वो सारे कास्टेज, अछूत, ब्राह्मण्स, फिर उनकी वो सारी कास्ट सिस्टम अलग है।
रेसिज्म इज इन्वॉल्व इन इंडियन कल्चर फ्रॉम द स्टार्ट, बट मोदी ने इसको यूज़ किया है। हाउ इज यूजिंग दिस? उसने कहा हिंदू सबसे ऊपर है, आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे क्रिश्चियंस आएंगे, फिर मुसलमान आएंगे। जो वही आइडियोलॉजी जो हिटलर ने यूज़ की थी कि जर्मन्स, वाइट रेसिस आरियंस आर एट द टॉप, वाइट आरियंस आर एट द टॉप। एक प्योर ब्लडेड रेस है वाइट ब्लडेड आरियंस की, रेसिस की, जर्मन्स की। वाइट सुप्रीमेसी थ्योरी, थ्योरी नहीं है ये बात, उसने इम्प्लीमेंट की थी, लेकिन थ्योरी तो यही थी ना कि वाइट सुप्रीमेसी होते हैं, जो वाइट सुप्रीमेसी हम ऊपर हैं उनके मुताबिक, बाकी सारी जातें नीचे हैं। ज्यूज़, अच्छा मज़े की बात है, हम लोग समझते हैं कि हिटलर वगैरह ने ज्यूज़ को मारा, बड़ा अच्छा किया, ये किया वो किया, बट आफ्टर ज्यूज़ ही वाज कमिंग आफ्टर मुस्लिम्स। उसने मुसलमानों पे ही आना था। तो थोड़ा सा ज़रा कोशिश करें, मेरे साथ पढ़ेंगे, आपको ज़रा नॉलेज वगैरह मिलेगी। बट लेट्स टॉक अबाउट मोदी के मोदी, आप पेपर में एनिमल फॉर्म का रेफरेंस देंगे एक, तो दूसरा 1994 का रेफरेंस देंगे फाशिज्म का। मोदी इज़ अ फाशिस्ट, ही इज़ अ डिक्टेटर टाइप ऑफ लाइक पर्सनालिटी, अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। आप ये अथॉरिटेरियन थ्योरी डालें यहाँ पे। पीपल हु आर अथॉरिटेरियन एंड रेसिस्ट आर बाउंड टू सब्जुगेट अदर पीपल, ये एक पॉइंट डालें। लेबलिंग थ्योरी डालें, लेबलिंग थ्योरी यहाँ पे जरूर डालिएगा पॉइंट में जरूर कि लेबलिंग थ्योरी क्या है। लेबलिंग थ्योरी बेसिकली आप दूसरों को स्केप आउट करके लेबल कर देते हैं। कोई गलत काम हुआ, मुसलमान तो है ही ऐसे, मुसलमानों को लिंच कर दें, मुसलमान की सारी ये ज़ात ही ऐसी है, सारी कौम ही ऐसी है। लेबलिंग थ्योरी को ऐड करें यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपको आपके लिए रहेगा पेपर के लिए खास तौर पे। ये सोशियोलॉजी की लेबलिंग थ्योरी। स्केप गोडिंग थ्योरी ऐड करें, स्केप गोड करना दूसरे को, आप ये स्केप गोडिंग अदर पीपल। और स्केप गोड का मतलब होता है कि कुर्बानी का बकरा बना देना। कुर्बानी का बकरा कौन है जी? मुसलमान। हर बार कोई गलत काम हुआ, टेररिज्म का अटैक हुआ, मुसलमान। कोई रेप इंसिडेंट भी हुआ, कोई गलत चीज़ हुई, हाथ करते तो इंडियंस ही हैं। और उनके अपने जब मसले हुए तो वो नहीं यार वो इंडियंस थे तो दे आर हिंदूज, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर मुसलमान कोई शामिल हुआ, कोई गाड़ी मुसलमान काउस वगैरह लेके जा रहा हुआ, उसको वहीं पर लिंच कर देंगे। सबसे ज़्यादा काउ एक्सपोर्ट कहाँ से होती है इस वक्त दुनिया में? इंडिया से। ये बात को गौ माता कहते हैं, और मुसलमानों को इस बात पे वो टांग देते हैं। दे लिटरली लिंच मुस्लिम्स ऑन द रोड्स। बट सबसे ज़्यादा काउ एक्सपोर्ट इंडिया से ही होती है। काउ किस लिए एक्सपोर्ट करते हैं? हम खाने के लिए करते हैं। तो उन्हें ये नहीं पता कि वो जो काउ एक्सपोर्ट करने किस लिए हो रही है। इस सब बेसिक स्टूपिड बात है। लेकिन द थिंग इज, ये थ्योरीज आपने ऐड करनी है। स्केपबोर्डिंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, अथॉरिटेरियनिज्म, एनिमल फॉर्म, एंड 1994 का थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिएगा। सो लेट्स गो टू अनदर थ्योरी। थोड़ी सी बात करते हैं कि मोदी इतना पॉपुलर क्यों है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉपुलिज्म। पॉपुलिस्ट क्या होते हैं, वो एक अलग लेक्चर है इंशाल्लाह, उस पर भी बात करेंगे हम। कल्ट, कल्ट क्या होता है जी? कल्ट में लोग जो शामिल हो जाते हैं, एक बार कल्ट में जो लोग शामिल हो गए वो सही गलत को नहीं देखते। आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल ऑफ पास्टर जिम जोन्स। पास्टर जिम जोन्स अमेरिका में एक पास्टर था, जिम जोन्स। उसने 950 बंदों को सुइसाइड करवाया, एंड इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन टेप, इट इज़ ऑन यूट्यूब। सर्च ना कर लीजिएगा, लेकिन सर्च कीजिएगा तो लेकिन वो वीडियो तो नहीं आएगी, बट यू कैन हियर द ऑडियो एंड एवरीथिंग। उसने दो कांग्रेसमैन आए थे उसके इलाके में, उन्होंने वो चेक करना था। वो ही वेंट इनटू डीप फार अवे फॉरेस्ट में चला गया और अपने बंदों को साथ ले गया। तो दो कांग्रेसमैन वहाँ पे आए, तो कांग्रेसमैन को उन्होंने शूट डाउन कर दिया। वहाँ पे जब उन्होंने शूट डाउन कर दिया, तो उसके बाद जब शूट डाउन हो गए, तो वहाँ पे फिर एक बहस चल गई कि इनको कल्ट को बंद करें, इनको ख़त्म करें। जो अमेरिकन पुलिस और आर्मी वहाँ पे जाने लगी, तो उसने पहले ही अपने सारे फॉलोवर्स को साइनाइड मिक्स्ड कूलेट पकड़ी और पिला दी, और लोगों ने पी ली। क्यों? द रीज़न इज़ कल्ट। कल्ट मेंटालिटी है मोदी के पास। कल्ट मेंटालिटी ये होती है कि सही गलत नहीं देखना, जो हमारा लीडर कह रहा है, जो हमारा जो मोदी बना हुआ है इस वक्त, जो वो कह रहा है वो सही है। इट डजेंट मैटर, ह्यूमैनिटी डजेंट मैटर, इमोशन डजेंट मैटर, रिलीजन डजेंट मैटर, जो वो कहेगा वो ठीक है। राम मंदिर वगैरह ये सब बातें उसने यूज़ की हैं एंड एवरीथिंग, वो एक अलग आइडियोलॉजी। लेकिन ये आपने मोदीज़म की और फाशिज्म की थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह लिखनी है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट फाशिज्म, थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो थोड़ा सा फाशिज्म के बारे में बात कर लें। फाशिज्म इज द एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। एंटीथेसिस का होता मतलब होता है उलट, बिल्कुल उलट, उलट उसका। डेमोक्रेसी ये पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है। थीसिस ये उसने बताया था हमारे, व्हाट्स इट कॉल्ड, हेगल ने। हेगल की थ्योरी है थीसिस, एंटीथेसिस एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, एक नया थीसिस बन जाएगा। तो वो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे हम। बट लेट मी टॉक अबाउट द एंटीथेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का उलट क्या है? फाशिज्म। फाशिज्म, डेमोक्रेसी की आपने डेफिनेशन सुनी होगी, टू द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये उसकी डेफिनेशन थी इब्राहिम लिंकन की। फाशिज्म की जी डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू मुसोलिनी? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ओवर द हेड्स ऑफ द पीपल इफ नेसेसरी।
अगर लोगों को क्रश करना पड़ा, उनके सरों को कुचलना पड़ा, तो ये आपको कुचलना देना चाहिए. इट्स नॉट, व्हाट मैटर्स इज द लीडर, द नेशन. हाइपर नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये है फाशिज्म की सारी थ्योरी. तो ये मोदी इसको फॉलो कर रहा है. जिस तरह बिलावल ने कहा था, मोदी इज लाइक द टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू. तो टीमू वर्जन क्या है जी, कि वो कश्मीर में एक आबादियाँ ला के सेटल कर रहा है लोगों को, वो कश्मीर इशू पे हम करेंगे. टीमू वर्जन यही है कि वो नेतन्याहू की तरह, यानी कि फाशिस्ट, डिक्टेटोरियल एंड व्हाट्स इट कॉल्ड, ज़ीलॉट. ही इज़ लाइक बट ही इज़ अ टीमू वर्जन. जिस तरह बिलावल ने कहा था, वो क्यों टीमू वर्जन है? उसके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है, और उसके वो अपनी अमेरिका उसके साथ है, यानी कि उस हद तक नहीं है जिस हद तक वो उसके साथ है इसराइल के साथ. इट्स अ फनी थिंग, बट बिलावल ने एक तरह से उसको अच्छा जलील किया था कि इज़ लाइक अ टीमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू. उसी की फॉलो कर रहा है सारी चीज़ें, कि पाकिस्तान पे मैं हमला करूँगा, पाकिस्तान नीचे प्रेशर में आ जाएगा, मैं अखंड भारत बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा. दीज आर स्टूपिड थिंग्स, बट हिज आइडियोलॉजी इज़ बेस्ड और क्लोजली रिलेटेड टू नेतन्याहू's fascism, zealism, zealots, and some kind of Zionism. उनकी वर्सेस कॉल इसराइल की चीज़ है, बट हिज हिंदुत्व और जायनिज्म का सिमिलर ही है अगर आप थोड़ा एनालिसिस करें तो. सो लेट्स टॉक अबाउट एंडिंग द लेक्चर. थोड़ी सी बात करते हैं एंड पे हमने कि पाकिस्तान को किस तरह फ्यूचर में चलना चाहिए, एंड टॉक अबाउट द पीपल हु मेड पाकिस्तान, और उन्होंने क्यों पाकिस्तान को अलहदा किया था. कायदे आज़म ने कहा था, फ्रेंच और जर्मनी की एग्जांपल दी थी, फ्रांस और जर्मनी की. टू पीपल इन फ्रांस, अ गर्ल एंड अ बॉय इन फ्रांस एंड जर्मनी कैन मैरी, हैव डिनर एट द सेम टेबल, कैन गो टू द सेम चर्च, and can like die and have the same death, funeral and everything in the same church. अब पाकिस्तान और इंडिया के इमाम को ज़रा कंपेयर करें मुस्लिम और हिंदूज़ को. क्या एक चर्च या एक इलाके में शादी हो सकती है? नहीं. क्या हिंदू मुसलमान एक जगह बैठ के खाना खा सकते हैं? अक्सर तो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी एंड एवरीथिंग. कर सकते हैं? नहीं. क्या हमारा जीने का तरीका सेम है? नहीं. क्या हमारा मरने का तरीका सेम है? नहीं. हम दफनाते हैं, वो जलाते हैं. इट्स टोटली डिफरेंट. हमारे रूहानी, हमारे कॉन्सेप्ट्स, वो 300 मिलियन समथिंग लाइक दैट उनके खुदा हैं. मच्छरों को खुदा मान लेते हैं वो. तो क्या हम इस तरह के लोगों के साथ रह सकते थे, रह सकते हैं? नो. दैट्स वाई टू नेशन थ्योरीज टू स्टे एट द टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटीज़. और इंडिया और हमें सईद अहमद खान, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल की बातों को याद रखना पड़ेगा हर बार. टू नेशन थ्योरी, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था, टू नेशन थ्योरी स्टैंड्स आउट एंड इट ऑलवेज स्टे रेलिवेंट. तो टू नेशन थ्योरी हमेशा रेलिवेंट रहेगी पाकिस्तान के साथ, और ये पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. एंडिंग आर्गूमेंट दीजिएगा कि टू नेशन थ्योरी इज़ नेसेसरी, एंड न्यूक्लियर आर्म्स अगर हमने गिव अप कर दी है, वी आर डन. इंडिया हम पे कब्जा कर लेगा, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न इंडिया डिड नॉट गो टू अ फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान, इज न्यूक्लियर आर्सेनल. सो इंशाल्लाह होप कि आज के डेमो लेक्चर में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समोटने की कोशिश की, ज़रा समोने की कोशिश की है. बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फुल टाइम लेक्चर्स लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे, तो पूरा लेक्चर आपको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे, फाशिज्म पे, मैकेवेली पे पूरा लेक्चर दूंगा कि किस तरह मैकेवेलिज्म को यूज़ करते हैं पॉपुलिस्ट लीडर्स. पॉपुलिज्म पे आज मैं कितनी नाम बताई आपको, फाशिज्म, पॉपुलिज्म, ज़ायनिज्म, हिंदुत्व, अखंड भारत, ये सारी चीज़ों का अलग अलग लेक्चर निकलेगा. ये सारी चीज़ें आपके पेपर में मैटर करती हैं. जॉर्ज ऑरवेल, 1984, एनिमल फार्म, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू. व्हाट्स इट कॉल, औरंगजेब से लेके ऑपरेसर्स, ब्रिटिशर्स का, वो जो ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी, दीज आर ऑल द थिंग्स यू हैव टू लर्न. CSS इज नॉट दैट ईजी. मैंने इन सब चीज़ों को समूह के एक छोटे से लेक्चर में आपको डेमो लेक्चर दिया है. सो होपफुली लेक्चर आपके लिए बड़ा अच्छा होएगा, और अपने रिव्यूज़, अपने कमेंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेयर यू वाचिंग फ्रॉम ज़रूर दीजिएगा. आई पर्सनली विल ट्राई टू गिव यू बैक द फीडबैक. और इंशाल्लाह जब हम जूम पर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.